Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. So now we are beginning with next chapter of acids, bases and salt. तो केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट. पहले तो चैप्टर का जो ये है ना वही समझ लेते हैं, ये चीज़ें क्या हैं. एसिड, बेसिस और सॉल्ट क्या चीज़ें होती हैं. एसिड बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें एच आयन, जैसे ही उन्हें पानी में डाल दो वो एच आयन अपना अलग कर देंगे. एसिड का बेसिक पार्ट क्या है, वो एच आयन देते हैं. एसिड क्या देते हैं, एसिड एच आयन दे देते हैं जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं. तो एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच रिलीज एच आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, जैसे HNO3 होता है, HNO3 में क्या है, H आयन्स हैं. HCl में H आयन होता है, H2SO4 में भी H आयन होता है. तो दीज ऑल आर एसिड्स. एसिड्स में बेसिकली H होगा ही होगा. CH3COOH इसमें भी क्या है, ये भी एसिडिक है. HCOOH ये भी क्या है, एसिडिक है, क्योंकि इसका एक H जो है वो रिलीज हो सकता है. तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये सारे के सारे एसिडिक हैं. याद रखना HNO3, HCl, H2SO4 हम आगे भी डिस्कस करेंगे. इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. ये तीनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. जबकि ये दोनों जिसमें कार्बन प्रेजेंट है ना, वो दोनों हमारी वीक एसिड्स होती हैं. तो पहली बात एसिड की जो हमें याद रखनी है वो है कि एसिड में H आयन होना ही होना चाहिए. कंपल्सेशन है H आयन होने की. जबकि आगे हम अभी एग्जाम्पल इसकी एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे. अभी बस बेसिकली दिमाग में रखना है कि एसिड में एच आयन होता है. दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है एसिड्स हैव सार टेस्ट. एसिड्स का खट्टा टेस्ट होता है. अगर हम एसिड्स को टेस्ट करें तो उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा. हमें पता है हमारा टमाटो भी खट्टा सा लगता है, या लेमन की बात कर लो वो भी खट्टा लगता है. क्यों, क्योंकि टमाटो में भी एसिड होता है. उस एसिड को हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड. लेमन भी खट्टा लगता है क्योंकि उस एसिड में होता है सिट्रिक एसिड, इसलिए हमारा लेमन जो है वो खट्टा लगता है. काफ़ी सारी चीज़ें और होती हैं, उनमें भी एसिड प्रेजेंट होता है. जैसे कि अगर हम कभी विनेगर को टेस्ट करके देखें उसमें भी एसिड होता है, जिसे हम एसिएटिक एसिड कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक चीज जो होती है उनका टेस्ट अपने आप ही कैसे आने लगता है, सार, खट्टा सा टेस्ट आने लगता है. लेमन खट्टा क्यों है, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है. कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड. उसके बाद हमारी बात आती है, एसिड को अगर हम टच कर लें तो करोसिव टू टच होते हैं. मतलब एसिड को टच करने से हमारी जो स्किन है वो जल भी सकती है, स्किन पर बैड इम्पैक्ट पड़ने लगेगा. मतलब अगर हम एसिड्स को टच कर दे, इन कांटेक्ट आ जाए, तो कैसा उससे हमारा बैड इम्पैक्ट पड़ने लगेगा. ठीक है, हमारे हाथ जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं. तो एसिड्स जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वो कैसी होती है, करोसिव होती हैं टच करने के लिए. ठीक है, टच करने पे करोसिव होती हैं, हमारे स्किन को करोड कर सकती हैं. एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. एसिड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं. मतलब अगर हम एसिड को पानी में डालेंगे तो वो एसिड पानी में मिक्स हो जाएगी. एसिड जब पानी में मिक्स होती है वो कौन से आयन रिलीज करती है, H आयन रिलीज करती है. एसिड पानी में जाने के बाद कौन सी आयन्स रिलीज करती है, H आयन्स रिलीज करती है. और जब वो H आयन रिलीज करने लगेगी, एसिड जब H आयन रिलीज करेगा तो क्या होगा, हमारे पानी में आयन्स हो जाएंगे. और अगर हमारे पानी में आयन्स हो गए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेंगे. तो अगर हम एसिड को पानी में डालते हैं तो H आयन्स निकलते हैं, और ये H आयन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. तो एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, H आयन निकलते हैं. और ये H आयन, हमें पता है ना इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, बस हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स होने चाहिए. वो चार्ज्ड पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बन जाएगी. तो अगर हमने एसिड को पानी में गिर दिया तो H आयन रिलीज हुए. H आयन जो है वो जब फ्लो करेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है. तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं. एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. मतलब अगर हम एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दें तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट है एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अभी हम ये लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, ये सब इंडिकेटर्स डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये एसिड वो वाले होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कर सकते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर सकते हैं एसिड। तो एसिड की हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ये वाला हम बाद में पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी तो क्या क्या याद रखना है, एसिड बेसिकली उनमें H आयन होता है, पानी में जाकर वो H आयन निकल जाता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, और इनका खट्टा टेस्ट होता है, और अगर हाथ में डालो तो ये हाथ को करोड कर सकते हैं। दे आर करोसिव इन नेचर। एसिड्स करोसिव होती हैं। हम दो टाइप के एसिड्स पढ़ेंगे, एक होगी ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स होती है जो नेचर में अपने आप ही प्रेजेंट है, हम खुद नहीं बना रहे हैं, अपने आप ही नेचर में प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट्स से निकल गई या एनिमल्स से निकल गई, वो सारी एसिड्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं। ये वीक एसिड होती हैं, कमज़ोर एसिड। ये हम मतलब खा भी सकते हैं, हम यूज़ भी कर सकते हैं, इसे टच भी कर सकते हैं, इतना करोड नहीं होगा। जैसे हम लेमन को टच करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, चींटी हमें काट जाए कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये सारी की सारी एसिड वीक एसिड होती हैं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, इतना ज़्यादा करोसिव भी नहीं होती। इनका टेस्ट सार होता है और हम इन्हें इजीली कंज्यूम भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं इन एसिड्स को। क्यों हम नहीं खाते टमाटो? टमाटो में भी ऑक्सैलिक एसिड होती है, वो खट्टा होता है, लेकिन वीक एसिड होती है। हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को नहीं खा सकते, जैसे HCl हम नहीं पी सकते, है ना। ये सब हमारी स्किन्स को बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकती है, हमारे थ्रोट को, थ्रोट के जो हमारे आसपास होते हैं लाइनिंग, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है ना। तो हम इसलिए वीक एसिड्स तो हम ले सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन सी एसिड्स होती है? जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है, बहुत वीक एसिड होती है। ये हम डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे एंट स्टिंग है, एंट कभी काट जाती है तो इतना बुरा इम्पैक्ट तो नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं जाता जब उसे एंट स्टिंग हो जाता है, जब चींटी काटती है ना। क्यों? क्योंकि इतना तो हम झेल सकते हैं, बहुत कम एसिड होता है एंट स्टिंग में, ठीक है। एक हमारा विनेगर होता है, चाउमीन्स में भी डालते हैं हम विनेगर। तो विनेगर भी एक बहुत वीक एसिड है जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं। विनेगर में एसिएटिक एसिड होता है ना। विनेगर भी हमारा खट्टा टेस्ट का होता है, ये भी एसिडिक होता है, और इसमें जो एसिड होता है ना उसका नाम है एसिएटिक एसिड। फॉर्मूला है CH3COOH। तो हमारा जो विनेगर होता है वो भी सार टेस्ट का होता है, वो भी एसिड होता है, लेकिन वीक एसिड होता है, कंज्यूम भी हम करते हैं। हिंदी में इसे सिरका कहते हैं, सिरका भी एसिडिक होता है। कौन सा एसिड होता है इसमें? एसिएटिक एसिड, CH3COOH इसका फॉर्मूला है। हर ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन तो होगा ही होगा। CH3COOH देख लो, सिट्रिक एसिड देख लो, कोई भी एसिड का फॉर्मूला देख लो, हर ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन होगा ही होगा, और हर ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड भी होगी। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड पे, जो हम खुद बनाते हैं, मिनरल एसिड, जो हम लैबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं मिनरल्स के थ्रू। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन्हें मिनरल्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको खा नहीं सकते, अगर हम इन्हें खाएंगे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हमारी ये स्किन को भी टच कर जाए तो हमारी स्किन को भी करोड कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये डेंजरस होते हैं टच करने के लिए या टेस्ट करने के लिए। कभी मत सोचना इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स को टच करना अपने नेकेड हैंड से, या फिर टेस्ट करने का कि हम एसिड्स का खट्टा टेस्ट होता है तो हम पता लगा लेते हैं, हम एसिड पी के देख लेते हैं। नहीं, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए हमारे पास इंडिकेटर्स भी होते हैं। अभी हम आगे जो डिस्कस करेंगे एसिड्स और बेसिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कभी भी लैबोरेटरी में ऐसा मत ट्राई करना कि कोई एसिड्स जो है वो टेस्ट करके देख लिया कि खट्टा टेस्ट है तो भाई एसिडिक होगा। ये डेंजरस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये तीनों हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, H2SO4, HNO3। ये एसिड जो है इनमें जनरली कार्बन नहीं होता। इसमें कार्बन तो नहीं दिख रहा, ये HCl है, क्लोरीन है ये, ठीक है। कार्बन नहीं होता इन एसिड्स में, जनरली कार्बन नहीं होता। एक एक्सेप्शन है H2CO3, इसमें कार्बन होता है, लेकिन ये फिर भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो हमारी ये जो मिनरल एसिड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इनका, बहुत करोसिव भी होती हैं, इसे हम खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मतलब हमारी मेनली दो टाइप की एसिड्स हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से। एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होती हैं? जो भाई
एसिड्स क्या होती है जो एच आयन दे, स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या होंगी जो ज़्यादा एच आयन दे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है जो बहुत सारा एच आयन दे, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो सारी की सारी मिनरल एसिड्स हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये सारी की सारी ही हमारी क्या है, सारी की सारी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिर हम बढ़ते हैं वीक एसिड्स पर। वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स जो हैं वो ढंग से डिसोसिएट नहीं करते, एच आयन्स इतना नहीं देते। भाई एसिड्स होते हैं जो एच आयन दे, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो ज़्यादा एच आयन दे, वीक एसिड होते हैं जो कम एच आयन दे, लेस एच आयन्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, लेस एच आयन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, क्या होता है, लेस एच आयन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो भाई वीक एसिड्स में कम एच आयन्स होते हैं। सारी की सारी ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमें नेचर से मिलती है, चाहे फॉर्मिक एसिड हो, एसिएटिक एसिड हो, विनेगर में जो हम यूज़ करते थे, ये सारी की सारी वीक एसिड्स होती हैं, इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं करती। अब ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मेन चैप्टर शुरू होता है केमिकल रिएक्शन से। इन एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती है, किस किस सब्सटेंस से कैसे कैसे रिएक्ट करके क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है, अब हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम रिएक्शन करेंगे एसिड्स का मेटल्स के साथ। ठीक है, एसिड्स मेटल के साथ क्या देता है, अब हमें ये बिल्कुल पहले हेडिंग याद करनी पड़ेगी कि एसिड्स, हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं एसिड्स का, पहले हम पढ़ रहे हैं किसके साथ भाई, पहले हम पढ़ रहे हैं विद मेटल्स। अब हमें याद क्या रखना है, एसिड को मेटल में डालें तो क्या बनता है, एसिड को अगर हम मेटल में डालते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन बनता है। एसिड और मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो एसिड और मेटल मिलकर क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। बस अब ये याद करना है हमें, एसिड मेटल के साथ क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। बाकी हम ये तो खुद ही बना लेंगे, बस हमें हेडिंग याद रखनी है कि एसिड और तो एसिड मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, ये हमें याद रखना है। जैसे हमने ले लिया, कोई भी एसिड ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड, एसिएटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जौन सी एसिड लेने का मतलब हो वो हम एसिड ले सकते हैं। बस हमें ये हेडिंग याद होनी चाहिए, एसिड और मेटल साथ में मिलकर क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। एसिड मेटल रिएक्ट करेंगे, क्या देंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। हाइड्रोजन गैस की खास बात हमें पता है, ये ना पॉप साउंड देती है। इसकी खास बात क्या होती है, ये पॉप साउंड देती है अगर हम इसे जलाएं तो एसिड और मेटल साथ में रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सी भी एसिड हमने चूज कर ली, एक बार H2SO4 चूज करके देख लेते हैं। H2SO4 हमारी एसिड है, इसमें हम कोई भी ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, मेटल। कोई भी एसिड कोई भी मेटल के साथ मिलने के बाद क्या बनाती है, इन दोनों का तो सॉल्ट बन जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, और गैस कौन सी रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन हो ऐसे सोचो, एसिड में जो H के अलावा वाला पार्ट होता है वो मेटल के पास जाता है। पहले तो ये याद रखना है, एसिड और मेटल क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। फिर हम क्या कहेंगे, एसिड में H के अलावा वाला पार्ट, एसिड में H आयन तो होगा ही होगा, नहीं तो वो एसिड किस बात की, एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी ही है कि उसमें H आयन होना चाहिए। तो एसिड के H आयन के अलावा वाला पार्ट क्या है, NO3 है। H के अलावा वाला पार्ट किसके पास जाता है, मेटल के पास जाता है। तो एसिड में H के अलावा वाला पार्ट क्या है, NO3 है। NO3 किसके पास जाएगा, Mg के पास जाएगा, क्या बना देगा, MgNO3 होल ट्वाइस, और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है वो बाहर आ जाएगी H2 की फॉर्म में। ऐसे हमने एक एसिड ले ली CH3COOH, कोई मेटल ले लिया, सोडियम ले लिया। अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्या करेंगे, एसिड में H के अलावा, ये H है ना, इसके अलावा वाला पार्ट क्या है, ये पूरा H के अलावा वाला पार्ट है, ये किसके पास जाएगा, एसिड में H के अलावा वाला पार्ट मेटल के पास जाता है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और साथ ही साथ H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही इसमें हम देखें तो H के अलावा वाला पार्ट ये सल्फेट है, सल्फेट आयरन से मिल जाएगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसमें H के अलावा वाला पार्ट क्या है, ये पूरा है, ये जिंक से मिल जाएगा,
सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये जिंक के साथ मिलना था, लेकिन जिंक की वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी वैलेंसी, जिंक की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। CH3COO होल ट्वाइस Zn और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इस हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड देती है। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, एसिड, मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। इतना याद होगा, हम सारी रिएक्शन अपने हिसाब से कोई सी भी बना सकते हैं। इसे सॉल्ट बनाने में जब डिफिकल्टी होने लगे ना, कुछ मत सोचना एसिड में H के अलावा वाला पार्ट हमें मेटल को देना है। H के अलावा वाला पार्ट क्या है, NO3 है, वो मेटल के पास जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। अब इसका एक्सेप्शन भी है। वैसे तो एसिड, मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है एक्सेप्शन। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। ये जो हमारी नाइट्रिक एसिड हम पढ़ेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब ये है कि ये जो HNO3 है ना, ये क्या करेगी, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही है। ये जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हमें पता है एसिड मेटल क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। तो ये जो हाइड्रोजन बनेगी ना, हाइड्रोजन गैस, ये उसे ऑक्सीडाइज कर देगी। H2 को ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है, H2 को ऑक्सीडाइज कर देगी, मतलब H2 को O दे देगी और बन जाएगा H2O। तो ये क्या है, HNO3 इसकी एक्सेप्शन है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। इसलिए वो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ना, उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर फॉर्म कर लेता है। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर फॉर्म कर लेता है। इसीलिए ये हमारा क्या है, एक एक्सेप्शन है। इसलिए हम नाइट्रिक एसिड को टिपिकल एसिड नहीं कहते। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि वाई नाइट्रिक एसिड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टिपिकल एसिड, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ये है जो ये बाकी एसिड से अलग निभा रहा है। मतलब बाकी एसिड्स तो मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए थी ना, ये भी तो एसिड ही है। ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए थी, उसे ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है, काफ़ी हद तक वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दिक्कत आती है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी भी थी कि नाइट्रिक एसिड Mg के साथ क्या दे रहा था, ये और हाइड्रोजन गैस दे रहा था, ये काफ़ी हद तक ऑक्सीडाइज होकर H2O बन जाता है। ठीक, H2O गैस इवॉल्व हो जाती है। मतलब ये जो H2 गैस इवॉल्व होनी चाहिए थी ना, वो H2 गैस बचती नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन लें तो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ही हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व कर सकती है। वैसे एसिड मेटल क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इसलिए जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी ना, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, वो हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रिक। तो वैसे तो हमारा जो एसिड है वो मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, लेकिन अगर हमारा एसिड HNO3 है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से वो वाटर देगा। ठीक है, और वो वाटर देगा। और अगर हमारा मैग्नीशियम या मैंगनीज हो, मेटल हमारा मैग्नीशियम या मैंगनीज हो, तो वो हाइड्रोजन दे सकता है अगर हमारा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो। अगर हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड जो हम ले रहे हैं ना, वो बहुत डाइल्यूट हो तो हमारा एसिड और मेटल क्या देता है, एसिड और मेटल आपस में मिलकर देते हैं सॉल्ट और वाटर। एसिड और मेटल मिलकर क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। लेकिन अगर HNO3 हो तो वाटर बनता है। मतलब हमारा अगर एसिड और मेटल हो तो वो क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन अगर बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हो ना, एक तरीके से हम ये सोच सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। जो हमारा मेटल है ना, वो एसिड का H हटा रहा है और उसकी जगह वो खुद जा रहा है। ठीक है, तो अगर बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल होंगे, जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, है ना, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, मतलब ये ऐसे टाइप का रिएक्शन नहीं देंगे जो हमारा एसिड, मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन दे रहा था। लेकिन अगर हमारा कॉपर हो या फिर हमारा लेड हो,
कॉपर या लेड हो तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन, Pb प्लस H2SO4 भी नो रिएक्शन, Pb प्लस H2SO4 भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अगर हमारा कोई लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, एक में हमारा HCl है, एक में हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 है, एक में हमारा CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। हमें पता है ये वीक एसिड है और ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तीनों में हमने मैग्नीशियम को डिप कर दिया, तीनों को ही हमने क्या करा, मैग्नीशियम डिप करा। हमें ये बताना है किसमें सबसे ज्यादा एफोवेसेंस, झाग किसमें सबसे ज्यादा होगी, झाग उसमें सबसे ज्यादा होगी जिसमें हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास 3 एक हमारा सोल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें पूरी कौन सी एसिड है, HCl है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमारी HNO3 है और तीसरी टेस्ट ट्यूब में हमारी CH3COOH है। ठीक है, तो 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, तीनों में हमने मैग्नीशियम को डिप करा, ये मैग्नीशियम रिबन है, तीनों में हमने क्या कर दिया, मैग्नीशियम को डिप कर दिया। हमने बताना है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस किसमें इवॉल्व होगी। हमें पता है, हमने क्या करा है, मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम को किसमें डाला, एसिड में डाला, हाइड्रोजन गैस जरूर इवॉल्व होगी। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा हाइड्रोजन देता है, वीक एसिड कम हाइड्रोजन देता है। मतलब इतना तो हमें क्लियर हो गया कि CH3COOH कम हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, अब है इन दोनों में कंफ्यूजन, इन दोनों में ज्यादा कौन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, HCl ज्यादा करेगा या HNO3 ज्यादा रिलीज करेगा। तो भाई एक क्लियर सी बात है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो बात ठीक है, लेकिन HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। तो जो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए थी ना, ये उसे वाटर में कन्वर्ट कर देती है। वाटर में कन्वर्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व ही नहीं हो पाएगी। तो भाई ये वाला तो हमारा ऑप्शन से ही चला गया, ये क्या करेगी, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं कर पाएगी, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन को वाटर में बना देगी, और वाटर में बना देगी हमारा हाइड्रोजन बचेगा नहीं, तो इसीलिए HNO3 तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगी। इन दोनों में कौन ज्यादा रिलीज कर रहा था, HCl ज्यादा रिलीज करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl सबसे ज्यादा, फिर CH3COOH और लास्ट में ये क्योंकि क्या कर रहा है, ये जो H2 रिलीज होना चाहिए ना, उस H2 को H2O में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन देता है, वीक एसिड कम हाइड्रोजन देता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए उसे वो वाटर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन HCl में, फिर इसमें, और लास्ट में HNO3 में रिलीज होता है क्योंकि ये तो वाटर ही बना देता है। इक्वेशन वाइज देखें तो Mg और HCl क्या देता है, MgCl2 और H2, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा इवॉल्व होगा। Mg प्लस CH3COOH इक्वेशन में दिक्कत हो, वैसे हमारा मेटल एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। कैसे बनाना है सॉल्ट, ये जो है ना एसिड, इसमें H के अलावा वाली जो चीज है वो मेटल के पास जाएगी, मेटल के पास चली गई, लेकिन मेटल की वैलेंसी 2 होती है, H की जगह क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। ये Mg की वैलेंसी लेकिन 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इस केस में थोड़ी कम होगी क्योंकि वीक एसिड हमने यूज करी थी। HNO3 में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, लेकिन वो आधे से ज्यादा हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। तो हमारा ये क्या रिलीज कर देगा, वाटर रिलीज कर देगा। तो मतलब सबसे ज्यादा HCl, फिर हमारा क्या होगा भाई, फिर हमारा होगा CH3COOH और लास्ट में HNO3। सेकेंड टाइप का रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें एसिड का रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे। कोई भी मेटल लेंगे, उसमें कार्बोनेट ऐड करेंगे और उसमें गिर देंगे एसिड। हमेशा कोई भी, जैसे हमारा वो हमने याद करा था ना कि एसिड मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, एसिड और मेटल क्या देता था, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ऐसे ही याद करना है, एसिड और मेटल कार्बोनेट क्या देता है, मेटल कार्बोनेट आ गया ना, कार्बोनेट में CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ सॉल्ट और H2O। कार्बोनेट चीज क्या होती है, वैसे कार्बोनेट होती है CO3।
ऐसे सोच सकते हो क्या है ये, CO2 और एक एक्स्ट्रा O। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज इवॉल्व हो जाएगी। जो हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए थी ना, मेटल और एसिड की वजह से सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनना चाहिए था, ये O उस हाइड्रोजन में मिल जाएगा, बन जाएगा H2O, और साथ ही साथ निकलेगी CO2 गैस। याद कर लें तो बेटर है। मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ क्या देता है, वो देता है सॉल्ट, वाटर और CO2। सॉल्ट, वाटर और CO2 देता है। कोई भी मेटल ले सकते हैं, कैल्शियम मेटल है, उसका कार्बोनेट ले लिया, CO3 डाल दिया उसमें, तो CaCO3 एसिड के साथ, एसिड हमने HCl चूज करी है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। सॉल्ट कैसा बनेगा, Ca और Cl। इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो कैसे सॉल्ट बनना है, कोई दिक्कत नहीं है, एसिड आइडेंटिफाई करो, ये हमारी एसिड है। एसिड में H के अलावा वाला पार्ट क्या है, Cl है, ठीक है। H के अलावा वाला पार्ट मेटल के पास जाएगा, तो Cl जो है वो C के पास जाएगा। जब Cl C के पास जाएगा तो क्या बना देगा, CaCl2 बना देगा, है ना। CaCl बनाना चाहिए था, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो CaCl2 बन जाएगा। साथ ही साथ H2O और CO2 बनेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ अब हम क्या कहेंगे, H के अलावा वाला पार्ट क्या है, सल्फेट है। सल्फेट मेटल के पास जाएगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। साथ ही साथ H2O CO2 भी बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट है, HCl के साथ क्या करेगा, H के अलावा वाला पार्ट Cl है, Cl मेटल के पास जाएगा, बनाएगा NaCl, H2O और CO2 बनाएगा। जिंक कार्बोनेट है, वो एसिएटिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, H के अलावा वाला पार्ट ये है, ये मेटल के पास जाएगा और साथ ही साथ H2O और CO2 बनाएगा। जिंक की वैलेंसी 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, उसका टेस्ट था पॉप साउंड, ऐसे ही हमारी जो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, इसका भी टेस्ट होता है। इसका टेस्ट क्या होता है, इसका टेस्ट होता है इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है, वाइट कर सकती है लाइम वाटर को। लाइम वाटर याद है, लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस। लाइम वाटर में अगर हम CO2 गैस डालेंगे तो क्या होगा, CaCO3 बनेगा। CaCO3 कैसा होता है, CaCO3 मिल्की होता है, यही वो मिल्की चीज है, ठीक है। तो अगर हम लाइम वाटर में CO2 पास करेंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी फॉर्मेशन की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। लेकिन बहुत देर तक पास करते ही रहो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है और रिएक्ट करके क्या बना लेगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगी और मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। तो पहले तो लाइम वाटर में CO2 पास करा, मिल्की हो गया। CO2 को लाइम वाटर में पास करा, CaCO3 की वजह से वो मिल्की हो गया। लेकिन बहुत देर तक पास करते रहे तो क्या बन गया, तब बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से मिल्कीनेस गायब हो गई, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। इसकी फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, मिल्कीनेस गायब हो गई, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई, ठीक है। तो ये हमारा CO2 का टेस्ट है। अगर हमें CO2 हमें टेस्ट करना है, ये गिवन गैस CO2 है, हम क्या करेंगे, हम तो अगर हम बहुत देर तक पास करेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन करते हैं। इसमें एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या देंगे, पहले हमने एसिड और मेटल पढ़ा जो सॉल्ट और हाइड्रोजन देते थे, फिर हमने मेटल कार्बोनेट और एसिड पढ़ा जो सॉल्ट, वाटर और CO2 देते थे। अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे हम डिटेल में इसे डिस्कस करने वाले हैं। एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एसिड हमने HCl ले लिया, बेस हमने NaOH ले लिया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ वाटर भी बन जाएगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। कोई और एसिड ले लो HNO3, कोई और बेस ले लो KOH,
वो भी सॉल्ट और वाटर। अभी अगर दिक्कत हो रही हो बेस क्या चीज़ होती है, तो भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। जिसमें OH होता है वो बेस होता है, NaOH KOH ये सारे बेसिस हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और वाटर देता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि हमारा एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर दे रहा था, अब एसिड और मेटल ऑक्साइड मिलकर सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इसका मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड वाली चीज़ है ना, ये बेसिक होती है। इससे ये प्रूव होता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है। मेटल ऑक्साइड कैसी होती है? मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलेंगे, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, Na2O, एसिड ले ली HCl। एसिड में H के अलावा वाला पार्ट क्या है? Cl है, वो मेटल के पास जाएगा, क्या बनाएगा? NaCl। बाकी HO के पास जाएगा, बनाएगा H2O। इसमें H के अलावा वाला पार्ट क्या है? H के अलावा वाला पार्ट NO3 है, वो किसके पास जाएगा? मेटल के पास जाएगा, तो क्या बना लेगा? MgNO3। लेकिन मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ 2 आ जाएगा। साथ ही साथ क्या बनेगा भाई? साथ ही साथ H और O आपस में मिलकर वाटर बना देंगे। ऐसे ही दूसरा मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, उसका एसिड से रिएक्ट कर देते हैं, क्या होगा? वही होगा, हाइड्रोजन के अलावा वाला पार्ट सल्फेट है, वो मेटल के पास जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन ये प्रूव करता है कि हमारी मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है। अब बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं बेसिस होते क्या हैं। जैसे हमने एसिड डिस्कस करा, वैसे डिस्कस कर लेते हैं एसिड्स क्या होती हैं, बेसिस क्या होते हैं। बेसिस, सबसे पहले बेसिस में बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? OH होने ही होने चाहिए। जैसे उसमें H आयन होने ही होने चाहिए थे, इसमें OH आयन होने ही होने चाहिए। KOH ले लो, NaOH ले लो, OH होना चाहिए बेसिस में। बेसिस बिटर होते हैं, बिटर मतलब कड़वे। कभी साबुन मुंह में गया हो तो वो कड़वा कड़वा सा टेस्ट लगता है, क्योंकि हमारा सोप जो है ना उसमें भी बेस होता है। सोप जो है वो बेस है। कैसा टेस्ट होता है? बिटर, कड़वा टेस्ट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? OH प्रेजेंट होता है। सोपी टू टच, अगर इसे हम टच करेंगे तो बहुत सोपी सोपी से, सॉफ्ट सॉफ्ट से होता है। और एसिड को टच कर लो, हाथ ही जला देंगे, करोसिव होते हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें पानी में मिक्स कर देते हैं, अगर ये पानी में मिक्स हो पाते हैं तो हम इन्हें एल्कलीज कहते हैं। वैसे सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं। बेसिस में OH होता ही होता है। जैसे ही OH आयन बनेगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस को एल्कलीज कहते हैं। दो स्ट्रॉन्ग बेसिस हमें इस चैप्टर में याद रखने हैं, NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। बाकी NH4OH और हमारा MgOH होल टू आई, CaOH होल टू आई, ये सारे वीक हैं। बस दो स्ट्रॉन्ग याद रखने हैं, NaOH KOH। बाकी कोई और मेटल आ गया ना, जैसे CaOH होल ट्वाइस, ये भी हमारा वीक बेस होगा। कैसा बेस होगा? वीक बेस होगा। अब कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस। ये बेसिस कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं। जैसे एसिड्स के रिएक्शन पढ़े थे, अब बेसिस के रिएक्शन पढ़ेंगे। बेसिस मेटल के साथ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिस मेटल के साथ। जैसे एसिड मेटल के साथ सॉल्ट हाइड्रोजन देते थे, वैसे ही बेस भी मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। बेसिस भी मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, और इस हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड से चेक कर सकते हैं। बेस हमने ले लिया NaOH, मेटल ले लिया जिंक। ये भी कुछ ही में पॉसिबल हो पाता है, ये रिएक्शन हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ दो ही बेसिस होंगे, NaOH और KOH, ठीक है। और हमारा जो मेटल होगा वो ऐसे टाइप का होगा जो एम्फोटेरिक, एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब ये रिएक्शन हमें 4 ही पॉसिबल हैं और यही याद रखना है, इनके अलावा कोई और याद नहीं रखना है, ठीक है। तो बेसिस मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। बेसिस मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। तो अब बेस ले लिया और मेटल ले लिया, वो क्या देगा? सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। लेकिन अब इसका सॉल्ट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये अजीब से सॉल्ट बनाते हैं जो हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, जिसे पढ़ने में हमारी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सके, ठीक है। जैसे कि हमारा NaOH है, वो जिंक के साथ क्या देता है?
Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट दे देता है। NaOH अगर जिंक से रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, Na2ZnO2 बन जाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। KOH के साथ ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है। KOH एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाएगा, पोटेशियम एल्यूमिनेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बस दो ही चीज़ों से पॉसिबल है ये रिएक्शन, या तो NaOH होना चाहिए या KOH होना चाहिए। मेटल या तो जिंक होना चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए। अगर जिंक है तो जिंकेट बन जाएगा, सोडियम जिंकेट पॉसिबल है, पोटेशियम जिंकेट पॉसिबल है। इन दोनों के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, Na2ZnO2। एल्यूमिनियम के साथ पोटेशियम एल्यूमिनेट और सोडियम एल्यूमिनेट बना सकता है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है, NaAlO2 और पोटेशियम एल्यूमिनेट क्या होता है, KAlO2। ये याद करना ही पड़ेगा। बेसिस और मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन गैस को अगर फर्दर चेक करना हो तो हम पॉप साउंड से चेक कर सकते हैं। दो ही मेटल्स ऐसा कर सकते हैं हमारी बुक के हिसाब से, जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक के साथ सोडियम जिंकेट देगा और एल्यूमिनियम के साथ उसका एल्यूमिनेट दे देगा। सोडियम है तो सोडियम एल्यूमिनेट और पोटेशियम है तो पोटेशियम एल्यूमिनेट दे देगा। मतलब यही 4 रिएक्शंस पढ़ने हैं बेस विद मेटल में। फिर है हमारा एसिड्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं एसिड बेस सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो बेस और एसिड क्या देंगे, बेस और एसिड भी सॉल्ट और वाटर देंगे। तो बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा बेस हो गया NaOH, एसिड हो गई HNO3, दोनों मिलकर सॉल्ट और वाटर दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम और भी रिएक्शन सोच सकते हैं। विद नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शंस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अब हम क्या देखेंगे, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से सॉल्ट और वाटर देता है। बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी सॉल्ट और वाटर देता है। जैसे बेस हमने ले लिया KOH, NaOH, ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी क्या देगा, सॉल्ट और वाटर देगा। जैसे हमने KOH लिया, नॉन मेटल क्या होता है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। कार्बन की ऑक्साइड क्या होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा KOH CO2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, K2CO3 और वाटर बना देगा। सॉल्ट और वाटर ही बनाया है। ऐसे ही NaOH के साथ सोच सकते हैं, NaOH SO2, सल्फर हमारा नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल की ऑक्साइड से क्या देगा, Na2SO3 और H2O देगा। भाई हमारा जो बेस है वो नॉन मेटल की ऑक्साइड से क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। लेकिन भाई बेस तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता था। इससे एक बात प्रूव होती है कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है। मेटल की ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, ये याद रखना है हमें। और रिएक्शन तो याद हो ही जाएगा, NaOH CO2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Na2CO3 और H2O, सॉल्ट बना लेता। भाई ये सॉल्ट बना देता और H2O गैस वाटर रिलीज हो जाता है ना। अब हमारे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कोई भी कलर या स्मेल या कोई और कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दें एसिड या बेस के प्रेजेंस में। एसिड या बेस के प्रेजेंस में ना ये अपनी कुछ चीजें चेंज कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। डिस्कस करते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर जो है वो एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। थैलोफाइटा से आता है, एक प्लांट होता है थैलोफाइटा, उससे बनता है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर जो है ना वो क्या होता है, अगर हम इसे एसिड की प्रेजेंस में रखेंगे रेड कलर का हो जाएगा, बेस की प्रेजेंस में रखेंगे ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये एक इंडिकेटर है। मतलब अब हमें बेसिस को टच करके या टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि वो एसिड है या बेस है, हम इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं। वो तो वैसे भी डेंजरस होता है कि अगर हम उसे टेस्ट करें तो करोसिव होती है ना एसिड्स, तो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर होता है, एसिड की प्रेजेंस में रेड, बेस की प्रेजेंस में ब्लू हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, याद रखना ऑरेंज रेड और येलो से बनता है, तो ऐसे याद रखो, एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाएगा, बेस की प्रेजेंस में येलो हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। एक होता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एसिड की प्रेजेंस में तो कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस की प्रेजेंस में पिंक हो जाएगा। बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, बेस की प्रेजेंस में भाई वो पिंक हो जाएगा। कौन, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन बेस की प्रेजेंस में पिंक, ऐसे याद कर सकते हैं, फिनोफ्थलीन
पी फिनोफ्थिलीन पिंक हो जाएगा बेस की प्रेजेंस में। कुछ हमारे होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज करके ये बता पाएँ कि वो एसिड है या बेस है। वो कलर्स चेंज करते थे, अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल चेंज करेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल चेंज करेंगे। जैसे हमारा अनियन होता है, कभी हम अनियन बना रहे हैं, अनियन की स्मेल आने लगे कपड़ों से, उसमें साबुन डालो तो उसकी स्मेल कम हो जाती है, ख़त्म सी हो जाती है। अगर हम अनियन को बेस में रखते हैं उसकी स्मेल ख़त्म होने लगती है। और अनियन को अगर हम एसिड में रखते हैं, मतलब कभी विनेगर में पक रहा हो ज़रा हमारा अनियन, उसकी स्मेल कितनी बढ़ जाती है। तो मतलब ये अपनी स्मेल ही चेंज कर लेता है एसिड या बेस की प्रेजेंस में। बेस की प्रेजेंस में तो इसकी स्मेल कम हो जाती है, एसिड की प्रेजेंस में ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ऐसे ही क्लोव ऑयल और वेनिला, ये भी हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। थैंक यू। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.